नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी और कह सकते हैं शक्तिशाली काव्य संग्रह पर बात कर रहे हैं। नाम है उसका नाम विद्रोह था। और हमारे पास इसके लिए लेखिका अपर्णा कलिता लगाचू के अपने ही शब्द हैं जिसमें वो अपनी किताब के बारे में बता रही हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस भावनात्मक सफर को कि कैसे कविता जो है वो व्यक्तिगत चोट, खुद को खोजना और पहचान वापस पाने का एक जरिया बन सकती है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ है। सचमुच नाम ही एक स्टेटमेंट है। और जैसा स्रोत बताता है, ये कोई 50 कविताओं का संग्रह है। एक ऐसी महिला की कहानी जो विश्वासघात, समाज के ताने, भावनात्मक शोषण, इन सब के बाद राग से उठती है। पर जो दिलचस्प बात है, वो बदला लेने के लिए नहीं उठती, बल्कि आत्म प्रेम के साथ। हाँ, और लेखिका का ये कहना कि किताब तब लिखी जब वो मुश्किल से जी पा रही थी, और ये कविताएं उनके लिए एक तरह की थेरेपी बन गई। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया को बहुत मानवीय बना देता है। मतलब ये सिर्फ जख्म भरना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन आवाजों को जगाना भी है जिन्हें वो प्यार ही चुप करा देता है। हाँ, और ये कला को ना उपचार और प्रतिरोध दोनों की तरह दिखाता है। एक बहुत शक्तिशाली संगम है ये। लेखिका खुद इसे सिर्फ कविता संग्रह नहीं मानती। वो कहती हैं ये एक जरूरी विद्रोह है, चुप्पी के खिलाफ, विश्वासघात के खिलाफ। और वो जो कंडीशनिंग होती है ना, हाँ, जो समाज सिखाता है खासकर महिलाओं को कि प्यार के लिए खुद को कम कर लो, छोटा कर लो, उसके खिलाफ। हाँ, ये सिर्फ दर्द बताना नहीं हुआ, फिर ये तो उस दर्द के कारण पर ही सवाल उठाना हो गया। बिल्कुल। और स्रोत में लेखिका कुछ खास भावनात्मक पहलुओं पर जोर देती हैं, जैसे विश्वासघात का वो गहरा एहसास है। एक पंक्ति है, उसने मेरी आत्मा को छुआ पर पूछा नहीं कि क्या वो पहले खून बहा चुकी थी। ओह, ये उल्लंघन की गहराई दिखाती है। हाँ, और ये निजी दर्द सिर्फ निजी नहीं रहता। लेखिका तुरंत इसे समाज के पाखंड से जोड़ देती हैं। जैसे वो लिखती हैं, उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा पर चिल्लाए जब मैंने आखिरकार ऐसा किया। सही कहा। ये वो दोहरा मापदंड है ना, मतलब सहन करो तो ठीक, पर अगर आवाज उठाई तो गलत। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत दर्द अक्सर सामाजिक उम्मीदों से बुना होता है। इसमें कामुकता का भी जिक्र है और एक पवित्र लालसा की बात। मतलब एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जो शायद समाज की नजर में ठीक ना हो, पर आत्मा को सही लगे। और फिर सबसे जरूरी शायद वो नारी शक्ति और अपनी ताकत को वापस पाना। एक लाइन जो सच में दिमाग में रह जाती है, मैं सिर्फ घाव नहीं हूं, मैं दावानल भी हूं। वाह। यहां दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो एक शक्ति बन जाता है, एक ऊर्जा। बिल्कुल। और यही ऊर्जा लगता है पाठकों तक पहुंच भी रही है। स्रोत में लेखिका बताती हैं कि कई पाठकों ने उनसे कहा कि पहली बार लगा कि किसी ने उनके उस दर्द को समझा है जिसे वो कह नहीं पाते थे। अच्छा। और एक पाठक ने तो अपनी बेटी को ये किताब दी ताकि वो सीख सके कि उसे क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये तो कमाल है। मतलब कविता सिर्फ एहसास नहीं जगा रही, वो जीने का तरीका बदलने में भी मदद कर सकती है। हाँ, व्यावहारिक सशक्तिकरण। स्रोत में कविता का जिक्र है जो काफी वायरल हुई थी। उसने कहा, मेरी खामोशी खूबसूरत थी जब तक वो चीखने नहीं लगी। ये पंक्ति न जाने कितने अनुभवों को अपने अंदर समेट लेती है। रिश्तों में आवाज का दब जाना, हाँ, और फिर उस चुप्पी का टूटना, एक विस्फोट की तरह। ये उस सोच को तोड़ती है कि खामोशी हमेशा खूबसूरत होती है। सही कहा। ये सिर्फ चुप्पी का टूटना नहीं है, बल्कि उस चुप्पी को सुंदरता मानने वाली सोच पर भी एक चोट है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत इस किताब को एक तरह की इजाजत की तरह पेश करता है उन सब के लिए जिन्हें प्यार में चोट पहुंची है या जिन्हें चुप रहने को कहा गया है। उठने की इजाजत, अपनी शर्तों पर विद्रोह करने की इजाजत, और अपनी आवाज, अपनी कीमत को वापस पाने की इजाजत। ये पीड़ित होने से शक्ति पाने तक का एक सोचा समझा सफर है। तो लेखिका के अपने शब्दों को देखें तो ये संग्रह उपचार, आत्मखोज और हाँ, चुप्पी के खिलाफ विद्रोह का एक बहुत शक्तिशाली कविता वाला सफर दिखाता है। हाँ, और स्रोत का जो मुख्य जोर है वो है आवाज उठाने के जरिए विद्रोह, चुप्पी तोड़ने के जरिए। पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम मुश्किल अनुभवों से उभर रहे होते हैं तो आवाज उठाना, जो कि एक बहुत जरूरी और मुखर काम है, उसके अलावा व्यक्तिगत विद्रोह के और कौन से रूप हो सकते हैं? शायद ज्यादा शांत, कम दिखने वाले, पर उतने ही शक्तिशाली।